आज हमारा चैप्टर है किनशिप कास्ट एंड क्लास यानी अर्ली सोसाइटीज। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में कवर हो जाएगा ये चैप्टर। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के अंदर आपके 8 मार्क्स वाले, एमसीक्यू वाले और साथ में 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन सारे इसी में कवर हो जाएंगे। यहाँ तक कि इमेज वाले क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं वो भी इसी के अंदर बताऊंगा, क्योंकि मैं उन्हें जो है ना साथ साथ में बताते जाऊंगा टॉपिक्स के साथ, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, क्योंकि इससे बाहर देखो ज्यादातर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, ज्यादातर इसी में से ही मिलेंगे। इसलिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, बस इस वीडियो को ध्यान से समझना। तो देखो, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों समझना, दोनों को क्लियर होगी ये सारी चीजें। सबसे पहले हम इसके अंदर बात करते हैं साहित्य ग्रंथ, यानी इसे हम लिटरेरी टेक्स्ट बोलते हैं। तो साहित्य ग्रंथ क्या होते हैं? आज से कई हजारों साल पहले जितने भी मिट्टी वगैरह किसी चीज पर यानी कुछ डिजाइन वगैरह बनाकर उन पर लिखा जाता था ना, उनको एक तरह से साहित्य ग्रंथ कहते हैं, या उनके जो है किसी पत्ते पर लिखकर उन्हें तैयार कर लिया जाता है, उन्हें साहित्य ग्रंथ कहा जाता है। तो उनके अंदर लिखा क्या जाता है? उनके अंदर लिखा जाता है कि समाज किस तरह का शोषण, यानी समाज में लोग किस तरह से रहते हैं, वहाँ पर लोग जो है किस तरह की उनकी कास्ट सिस्टम, किस तरह से जो है उनका जीवन यापन है, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, सब चीजें जो है उसके अंदर समाज के बारे में लिखा रहता है। क्योंकि यही हमें जो है ना आज के समय जब हम पढ़ते हैं ना इंडियन हिस्ट्री को, तो इसी से ही पता लगा पाते हैं। पुराने जितने भी साहित्य ग्रंथ हैं, जितने भी टेक्स्ट हैं, उनको पढ़कर पहचान पाते हैं कि आज से कई हजार साल पहले क्या रहता था। ये बात ध्यान रखना। तो ये हमें एक इमेज या एक इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं ये टेक्स्ट। ठीक है, समझ गए इतनी बात? उसके बाद देखो हम बात करते हैं इसमें ग्रंथ या अभिलेख। तो ये ग्रंथ अभिलेख जो है जिन्हें हम टेक्स्ट या इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं इंग्लिश में। जब भी देखो हमें कोई भी पुराना टेक्स्ट कहीं पर भी पाया गया है या कोई भी अभिलेख पाए गए, अभिलेख पहले समझो यानी किसी पत्थर या किसी दीवार या किसी चीज पर लिखे हुए यानी खोद कर लिखे गए जो वर्ड होते हैं ना, उन्हें अभिलेख बोलते हैं। तो अभिलेख जब भी आप पढ़ो तो उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर माने चलो आपने पढ़ने बैठ गए और आपने देखा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, और ऐसे देखने के बाद आपने ये भी ध्यान नहीं दिया कि जो लिखने वाला होगा इसे, उसने कहीं कुछ सोच कर लिखा हो। क्या सोच कर लिखा हो? कि अपनी अच्छाइयाँ लिखी या अपने राजा के बारे में अच्छाइयाँ लिखी, बाकी लोगों के बारे में बुराइयाँ लिखी, या फिर जो लिखने वाला हो राजे के बारे में ही बुराइयाँ करना चाहता हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए उन्हें पढ़ते समय हमें काफ़ी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए जो है देखो पढ़ते समय ध्यान रखना चाहिए कि किसने लिखा, क्या लिखा और किनके लिए लिखा। देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, उससे ना दवाइयाँ वो जो है आपको पर्ची बनाकर लिख कर दे देता है कि भाई जाओ किसी भी केमिस्ट की शॉप से ले लेना। लेकिन आप पूरे इंडिया के किसी भी केमिस्ट शॉप पर घुमाना, आपको वो दवाई नहीं मिलेगी, क्योंकि वो डॉक्टर है जो लिखता है ना, वो कोडिंग में लिखता है। आप अगर उसके बगल वाली जितनी भी केमिस्ट की शॉप है उन पर चले जाओगे ना, तो वो तुरंत निकाल कर दे देगा। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो उनका कॉन्टैक्ट रहता है, सारी चीज़ें रहती हैं, कॉन्टैक्ट वगैरह रहता है, पैसे वैसे जो है मतलब लेन देन रहते हैं उनके, इसी वजह से जो है उनका कनेक्शन रहता है, बॉन्डिंग रहती है बढ़िया। तो इसलिए देखो उस डॉक्टर ने जो है जो लिखा, हमें तो वैसे ही समझ नहीं आ रहा कि भाई डॉक्टर ने किसके लिए लिखा है ना, क्या लिखा है। थोड़ा वो समझ भी लेते हैं कुछ लोग, लेकिन हर कोई नहीं समझ पाता। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप डॉक्टर की जो हैंड राइटिंग वो समझ पाते हो या नहीं, कि क्या दवाइयाँ लिखी है। देखो जिस तरीके से जहाँ पर मैंने जो है ये दिखाया हुआ है ना, इसी तरीके से रहता है। अब देखो आगे समझते हैं। आगे जो है आपका आता है यहाँ पर महाभारत टेक्स्ट यानी महाभारत ग्रंथ। देखो, महाभारत का पुराना नाम आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ओल्ड नेम ऑफ महाभारत, उसका नाम है जय सिंहता। देखो इसकी शुरुआत कैसे होती है मैं बताता हूँ। जैसे जब पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि महाभारत लिखी किसने। बहुत लोग कहते हैं भाई गणेश ने लिखी थी, बहुत लोग कहते हैं कि महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा ये हुई। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो देखो ये कंफ्यूजन सारी क्लियर करता हूँ। सबसे पहले देखो ध्यान देना, जो जब महर्षि वेद व्यास जो थे ना, उनके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन थी महाभारत से जुड़ी हुई या श्लोक थे, वो सारे उनके दिमाग में थे। ठीक है, उनके दिमाग में थे। उन्होंने कहाँ से इंफॉर्मेशन ली थी वो भी सुनो। इससे पहले क्या होता था, आपने देखा जैसे महाभारत का युद्ध में क्या होता है, पीछे जो है रथ चलाने वाले होते हैं, उन्हें सारथी बोलते हैं, भाट सारथी। तो ये लोग क्या होते हैं, मतलब इन्हें ना अमर माना जाता है, अमर रहते हैं।
तो अब जो है ये रथ चला रहे हैं आगे, जो मतलब युद्ध करने वाले हैं योद्धा, वो तो युद्ध कर रहे हैं। ये क्या करते थे, अगर बढ़िया योद्धा है उसके बारे में लिख लिया करते थे, उसकी कविताएं वगैरह, श्लोक वगैरह, उससे जुड़े हुए सारे वीर गाथाएं वगैरह लिखते रहते। ऐसे ये इनके पास जो है कलेक्शन तैयार हो चुका था, जितने भी सारथी थे। आपको पता है महाभारत में जब युद्ध हुआ था तो उसमें सारथी पता है कौन था? जो अर्जुन को जो उन्होंने जो है उपदेश दिए थे, उस समय सारथी का रोल पता है किसने निभाया था? वो थे श्री कृष्ण। वो सारथी थे, वो रथ चला रहे थे, आपने देखा होगा आगे नीचे मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो है सारथी के पास जो है ये इंफॉर्मेशन रही। इसके बाद जो है सीधा कहाँ पहुंची, यहाँ से जो है आगे चलते रहे, फिर उसके बाद इनके श्लोक वगैरह सब जो है महर्षि वेदव्यास जी के पास जो है इनके पास तैयार है। अब महर्षि वेदव्यास जी जो है ना, अब ये चाहते थे कि मेरे दिमाग में जितने भी श्लोक हैं इनको मैं रिटन फॉर्मेट में बनाऊं, तो मुझे एक ऐसे इंसान की तलाश है जो लगातार लिखते रहे। लेकिन अब ये गए पता है किसके पास? गणेश जी के पास। और गणेश जी के पास और गणेश जी को ये गणेश जी ने भी कंडीशन रख दी, भाई देखो मैं लगातार लिख तो लूंगा लेकिन आपको भी लगातार बोलना पड़ेगा। अब यहाँ पर महर्षि वेदव्यास फंस गए कि मैं लगातार कैसे बोलूंगा। तो उन्होंने भी एक कंडीशन दी, देखो गणेश जी आप सुन लो, अगर मैं जो भी श्लोक आपको बोलूंगा ना उन्हें समझकर लिखना, समझकर। अब इससे फायदा क्या होगा इन्हें महर्षि वेदव्यास जी को, कि जब तक गणेश जी उसे समझेंगे, उसे समझने में टाइम लगाएंगे, तब तक इन्हें सोचने का टाइम मिल जाएगा अगले श्लोक को। तो इससे इन्हें फायदा मिल रहा था और इस तरीके से जो है महाभारत लिखी जा रही थी। तो महाभारत लिखी जा रही थी और इस तरीके से इसे तैयार होने में 3 साल लगे थे। तो इसीलिए जो है इसका नाम पड़ा था जय संहिता, याद रखना, जय संहिता। तो ओल्ड नेम इसका जो है जय संहिता था। इसको माना जाता दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है। इसके बारे में ये ध्यान रखना, इसको लिखा किसने है? अकॉर्डिंग टू लिटरेरी टेक्स्ट कौन माना जाता है? महर्षि वेदव्यास। और उसके बाद अगर हम बात करें इसके ओरिजिनल राइटर यानी ऑथर कौन है, वो है भाट सारथी, जिन्हें सूता भी कहा जाता है। आगे आएगा, ध्यान रखना। उसके बाद जो है आगे आता है आपका, इसके अंदर 1 लाख से ज्यादा श्लोक है आज के समय। जब 1 लाख से ज्यादा हो गए तभी तो सब महान बोला गया, ठीक है। महाभारत याद रखना, एक लाख से ज्यादा श्लोक है इसमें। इसकी रचना कम से कम इसे जब लिखा गया था, इसको लिखने में ही 1000 साल का समय लगा। ये नहीं कि 3 साल में तो चलो गणेश जी ने और महर्षि वेदव्यास ने तैयार कर दी, लेकिन आगे चल के इसमें नए नए श्लोक जुड़ते गए, नई नई चीजें ऐड होती रही, तो वो उसे करने में, तैयार होने में ही कम से कम कितना समय लग चुका था? 1000 साल का समय लग चुका था। तो महाभारत से हमें ना उस समय की समाज स्थिति की जानकारी मिलती है, समाज की स्थिति के बारे में, वहां के नियम के बारे में। इसमें जो है 2 परिवारों के बीच युद्ध का चित्रण दिया है। 2 परिवारों के बीच में जो है युद्ध बताया गया है। किसके बीच में? कौरव और पांडव। दोनों जो है किस वंश से थे? कुरु वंश से थे। 1 नंबर में एमसीक्यू में ये भी पूछ लेते हैं, याद रखना, कुरु डायनेस्टी। और देखो ये जो सारे नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो उससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कहाँ मिलेंगे कहाँ नहीं, भटको मत, सीधा टेलीग्राम पर चले जाना, माइंडलिक सर जी। और आपको अगर वीडियो समझ आ रही है, चैप्टर क्लियर हो रहा है, तो माइंडलिक सर जी को आज ही सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पर लाइक ठोक देना जल्दी से। अब देखो आगे, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जैसे क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत कहा जाता है। क्रिटिकल एडिशन पर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो क्रिटिकल एडिशन क्या है? मतलब देखो जो महाभारत जब तैयार की, तो जब इसे कई लोगों ने पढ़ा, आज के समय के जो जनरेशन है या पहले के जो आर्कियोलॉजिस्ट है जिन्होंने पढ़ा, तो वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि भाई महाभारत सच है या झूठ है, क्या इसके पीछे कुछ रहस्य छुपे हुए हैं। तो इसके ऊपर है ना एक क्या करा गया, एक समालोचनात्मक मतलब एक क्रिटिकल एडिशन तैयार करा गया। सभी लोगों को, सारे जितने भी श्लोक थे, वर्सेस थे, उन सबको इकट्ठा करा गया, कलेक्ट करा गया, ताकि उनमें ये देखी जा सके, सिमिलरिटीज देखी जा सके कि भाई समान है या नहीं है, या अनइक्वल है। अगर अनइक्वल हुई तो हम कह सकते हैं कि महाभारत झूठ भी हो सकती है। तो इसलिए इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसने उठाई थी? वी.एस. सुधांकर ने उठाई थी, याद रखना, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने के लिए। कौन थे? वी.एस. सुधांकर। अब वी.एस. सुधांकर ने क्या करा, इन्होंने साफ सीधा बोला था कि भाई समालोचनात्मक, पहले तो मीनिंग समझो क्या होता है, केयरफुली एग्जामिनेशन एवेल्युएशन ऑफ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। उसे पढ़ते समय हमें ध्यान रखना चाहिए उसमें गलतियां क्या हैं और उसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने उठाई थी इसे तैयार करने के लिए? वी.एस. सुधांकर ने। इसको शुरुआत हो चुकी थी इसको लिखने की 1999 में, ठीक है। इसका प्रोजेक्ट शुरू हो चुका था। अनेक विद्वानों
ने संस्करण तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई। अब भाई बड़े बड़े स्कॉलर्स आए, वो स्कॉलर्स आए तो समझना। देखो जैसे अगर मैं बात बताऊँ आपको, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स इंडिया का, देखो चार पार्ट्स कर लो एक तरह से। सबसे ऊपर आपको पता है यहाँ हो गया जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और नीचे चले जाओ आप तमिलनाडु, केरल, इन जगहों पर, ठीक है। यहाँ पर चले जाओ तो वेस्ट बंगाल वगैरह, इन जगह से जितनी भी पांडुलिपियों के श्लोक थे, ठीक है, यानी वर्सेस थे, उन सबको कलेक्ट करा गया और ये देखा गया कि इन जगह पर सिमिलैरिटी सबसे ज्यादा थी। यानी महाभारत के बारे में जो भी कुछ लिखा था ना, इन जगह पर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा था कि कॉमन था। इससे माना गया कि महाभारत रियल, ठीक है। तो ये विद्वान ही थे, ये अलग अलग कोने पर गए थे। देश के सभी भागों से अलग अलग लिपियां, लिखित संस्कृत पांडुलिपियां इकट्ठी की गई, ठीक है, अलग अलग कोने से इकट्ठी करी थी, लेकिन इन तीन जगहों पर ही कॉमन देखने को मिली थी। उन श्लोक को चुना गया जो सभी पांडुलिपि में समान थे, यानी कि वही वर्सेस कॉमन कलेक्ट करे गए थे जो बिल्कुल ही सेम थे, कॉमन वर्सेस। अब आगे देखो इसका आता है, इसको तैयार करा गया था और तैयार होने में इसे 47 ईयर्स का समय लगा था। और इसके टोटल जो भाई ये लिखा जाएगा है ना, संस्करण तैयार करेंगे एडिशन, तो पेज तो होंगे इसके अंदर। तो पेज जो है ये थोड़ी है, एक तो पेज का कम से कम भाई 13,000 पेजों में तैयार करा गया था, 13,000। तो इसका प्रकाशन जो एडिशन था ना, वो 13,000 पेजों में, और इसे पूरा करने में कम से कम 47 ईयर्स का समय लगा था। और 2 साल, मतलब 2 कॉमन इसमें से रिजल्ट निकल कर आए, यानी 2 बातें निकल कर आई। क्या? देखो ये मैप में अगर देखोगे तो मैप मैप के अकॉर्डिंग अगर आप समझते हो ना किसी भी चीज को, कोई भी प्लेस वगैरह हो गए, तो जरूरी याद होता है। हमेशा ध्यान रखना मैप का सहारा जरूर लेना जब भी आप कोई प्लेस याद करो, या उस प्लेस से जुड़ा हुआ कोई भी सोर्स बताने की कोशिश की जा रही है ना हिस्ट्री में, बहुत हेल्पफुल होता है, याद रखना। अब जैसे मैं ना पहले देखो आपको ना मैप बताऊंगा, उसके बाद देखो इसे पढ़ेंगे ना, देखो कितना इजीली समझ आएगा और याद भी हो जाएगा आपको। सबसे पहले देखो इसमें से 2 बातें सामने आई। 2 बातें क्या समझ आएगी? देखो एक तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो पांडुलिपियां कलेक्ट करी गई, ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर, और दूसरी नेपाल के अंदर, ठीक है, नेपाल, जम्मू कश्मीर, और उसके बाद तमिलनाडु, इन जगह की बात करें तो ये 3 जगहें और थी जहाँ पर जो है कॉमन वर्सेस देखने को मिले, यानी श्लोक बिल्कुल समान थे। तो इन जगह पर ये ये और ये, ठीक है, जो मैंने पीछे बताई थी आपको, तो वो भी इलाके हैं, पर उन्हें जो है इसमें ऐड नहीं करा गया क्योंकि 2 बातों को ही रखा गया जो आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद देखो आगे आता है, अब जैसे पता है जैसे समय समय बीतता रहता है, उसके बाद जो है महाभारत के अंदर कुछ ना कुछ नई चीजें ऐड करते जाते हैं, कुछ चीजें हटा दी जाती हैं, कुछ चीजें नई ऐड हो जाती हैं। तो पहली बात तो देखो यही सामने दिखाई कि इन क्षेत्रों में पांडुलिपि में समानता थी। किन किन क्षेत्रों में? कश्मीर, नेपाल, तमिलनाडु। और कुछ शताब्दियों के दौरान इनके परमाणुओं में अंतर भी देखने को मिले। परमाणु मतलब होते हैं कि उनको ट्रांसलेशन जो हो रहा है अलग अलग लैंग्वेज में, वो तो इनके परमाणु के अंतर देखने को मिले जैसे समय बदलता गया, ठीक है। अब बात आती है इसमें बीबी लाल जी के बारे में, हमारे प्यारे बीबी लाल जी। तो बीबी लाल जी की बात करें तो महाभारत की साक्षरता की खोज में बीबी लाल का बहुत बड़ा योगदान। देखो बीबी लाल वैसे जो है यहीं के रहने वाले थे, मेरठ। मेरठ में जो है आपने जगह सुनी होगी हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर के बारे में पता क्या लोग जो है अफवाहें बनाई हुई है लोगों ने, पहले के समय लोगों ने बनाई हुई थी कि भाई जो हस्तिनापुर है ना, एक तो इतनी बढ़िया नगरी है, इंद्र की नगरी बताते थे, इंद्र की नगरी जैसी कंपेयर करते थे, कहते सुंदर नगरी, इससे बढ़कर तो कोई है ही नहीं। लेकिन जब बीबी लाल कह रहे कि मैं तो यहीं रहता हूँ मेरठ में, हस्तिनापुर तो मैंने देखा, मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगता ये भी कुछ है इसके अंदर कुछ खास। मैंने कहा भाई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं देखूंगा भाई इसमें सच्चाई क्या है। तो उन्होंने जो है क्या करा, हस्तिनापुर की जो है एक्सुवेशन करवाया, यानी कि खुदाई कार्य शुरू करवाया, खुदाई कार्य शुरू करवाया, जिसके अंदर से कई सारी जो है कॉमन बातें निकल कर आई। जैसे देखो इसमें जो है टोटल 5 लेवल के सोर्स मिले थे, जिनमें से हमारे लिए पढ़ने के लिए जो इम्पोर्टेंट है ना, वो हमारे लिए पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट है सेकंड और थर्ड, ध्यान रखना। तो देखो समझना, देखो सेकंड वाला जो सोर्स था ना, उसमें क्या पता चला तो मैं बताऊंगा अभी आपको। सेकंड वाले में जब बीबी लाल ने देखा कि भाई यहाँ पर जो है, क्योंकि देखो खुदाई करते हैं ना, हमेशा ध्यान रखना, जब देखो ये लेवल हो गया पहला यहाँ पर जो आप रहे, इससे नीचे जब जाओगे आपको तो ज़्यादा पुरानी थोड़ी मिलेगी, लेकिन उससे नीचे और जाओगे तो पुरानी मिलेगी। तो यहाँ पर जो सोर्स मिले हैं ना, वो इसी तरीके से मिले, यानी कि जो थर्ड और सेकंड लेवल जो है उससे हमें कुछ पता चलती है, कॉमन बातें निकल कर आती हैं।
कि हो सकता है कि इनके मतलब इन्होंने नीचे से रखा है इसे, मतलब यहाँ से फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल ऐसे। तो माना जाता है कि मतलब हो सकता है कि भाई जो नीचे वाला लेवल था उसके अंदर जो है ज़्यादा ध्यान नहीं रखते थे, घर वगैरह सही से नहीं बनाए, नाली वगैरह का सही मैनेजमेंट नहीं था, साफ सफाई का नहीं था, है ना। जो घर भी बने हुए थे ना, मिट्टी के लेप देखी होगी आपने गाँव देहात वगैरह में, जो मिट्टी के लेप बनाकर जो है झोपड़ी टाइप की बनाई जाती है, तो ऐसा बोला गया है। लेकिन का जो तीसरा लेवल का था ना, उसमें हो सकता है समय बदलते हुए उन्होंने थोड़ी बहुत तरक्की कर ली हो, तब साफ सफाई वगैरह पानी की व्यवस्था सब कर रखी थी, तो ऐसा देखने को मिला था। ठीक है, तो देखो वही चीजें समझते हैं। तो देखो 1951 से 52 के बीच में जो है ना, हस्तिनापुर जिले के जो है उत्खनन कार्य हुआ। उत्खनन कार्य मतलब होता है यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकवेशन करवाया। ठीक है, 1951 से 52 के बीच में। और माना जाता है हस्तिनापुर जो है ना, कुरुओं की राजधानी थी, कैपिटल ऑफ कुरुस। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जब इसका एक्सकवेशन करवाया तो यहाँ पर 5 सोर्स मिले थे, 5 लेवल के स्रोत मिले थे। तो जिसमें से हमारे लिए पढ़ने लायक जो है ना वो है सेकंड और थर्ड। तो सेकंड में देखो, ये देखो आपको यहाँ इमेज दिखाई दे रही है, ये हस्तिनापुर की जब खुदाई हुई थी तो कुछ ऐसा नीचे से ऐसा देखने को मिला था। ठीक है, हस्तिनापुर मतलब कहा गया कि मतलब हो सकता है कि बाद में इन्होंने ईंटें वगैरह लगाने की शुरुआत करी हो। पहले जो है नॉर्मल क्या करते थे, बांस वगैरह लगाकर उसी का कॉलम या पिलर वगैरह तैयार करते थे। तो देखो घरों की बनावट की कोई निश्चित परिभाषा नहीं मिलती शुरुआत में, सेकंड लेवल में यह मिट्टी की दीवारें बनाई गई थी। मिट्टी वाले घरों की दीवारों पर मिट्टी का प्लास्टर चढ़ा दिया गया, मिट्टी वाले घरों की दीवारों पर मिट्टी का प्लास्टर चढ़ा दिया है, तो बस नॉर्मल इतना होता था। लेकिन तीसरे वाले में देखा गया कि चूने पत्थर व कच्ची ईंटों से बने थे। अब मतलब ईंटें वगैरह इस्तेमाल करने लगे, और निकास के गंदे पानी के लिए ईंटों के नालों को, मतलब ईंटों से ही नाले तैयार कराए गए थे। कुछ कुओं, मतलब यहाँ पर कुएं वगैरह जो है, वेल्स वगैरह भी मिले हैं, उनके भी सोर्स मिले हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर जो है पुराने समय के चित्र में जो है, यहाँ देखोगे क्या इमेज बनाई हुई है, यानी कितनी सुंदर नगरी तैयार करी हुई है। लेकिन इसमें कहा गया नॉर्मल थी, ऐसा ऐसा कुछ खास नहीं था। इससे यही कंक्लूजन निकल कर आया था बीबीलाल के सामने। अब देखो हम बात करते हैं महाभारत की भाषा और विषय वस्तु, यानी लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट मैटर। देखो इंग्लिश वाले कंफ्यूज मत होना, इंग्लिश में भी बीच बीच में बता रहा हूँ साथ साथ में, और हिंदी वाले में कंफ्यूज मत होना। अगर मैं इंग्लिश में बोलने लगूँ तो आप कहो कि भाई सर हिंदी में समझाओ ज़्यादा, ऐसा नहीं। आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि देखो उसके साथ जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। इंग्लिश वाला देखो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ब्लू कलर से, तो आप उससे समझ सकते हो। और जो मेन हेडिंग है आपकी रेड कलर से हाईलाइट है, ठीक है, रेड और वाइट, जैसे देखो ये। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें इसकी भाषा और विषय वस्तु, यानी कि लैंग्वेज और सब्जेक्ट मैटर किस तरह का है। देखो ये एक तो इसकी भाषा की बात करें ना, संस्कृत लैंग्वेज है इसकी। ठीक है, और इसमें माना जाता है कि संस्कृत इतनी आसान लैंग्वेज थी उस समय, जिसमें लैंग्वेज ऑफ वेद, और जो एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि शासन करने वाले जो लोग होते हैं ना, राजा महाराजा, वो भी इसका इस्तेमाल करते थे संस्कृत का। और बहुत ही सिंपल थी, हर किसी के आसानी समझ आ जाती थी, यानी सिंपलर एंड कैन बी अंडरस्टैंड इजी। उसके बाद जो है बात करते हैं इसमें विषय वस्तु की, यानी सब्जेक्ट मैटर। इसमें 2 पॉइंट है। देखो महाभारत के अंदर है सिर्फ बुद्ध के बारे में थोड़ी बताया है, महाभारत के अंदर कुछ अच्छी बातें भी लिखी हुई हैं, कुछ जो है प्रीच लिखी हुई है, यानी उपदेश लिखे हुए हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे, तो वही उपदेश जो है मतलब ऐसी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं जो मोटिवेशन का काम करती है। तो विषय वस्तु की हम बात करें तो इसके 2 पार्ट है, एक है आख्यान और एक है उपदेशात्मक, यानी नरेटिव और डायटिक। ठीक है, तो ये 2 टाइप हो गए आपके, एक तो हो गया आपका आख्यान और एक हो गया आपका उपदेशात्मक। तो दोनों का मतलब क्या है, तो दोनों का मतलब देखो, एक तो जो पहला वाला है आपका नरेटिव, इसमें है कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, और डायटिक जो है आपका स्टैंडर्ड ऑफ सोशल कंडक्ट एंड वैल्यूज के बारे में। इसका मतलब ये है कहानियां जो महाभारत की जितनी भी है ना, उसे आख्यान में रखा गया है। आख्यान एक पार्ट बना दिया महाभारत का जिसके अंदर सारी कहानी। और जो दूसरा पार्ट है आपका, ठीक है, जिसके अंदर जो है क्या लिखे हैं, सोशल कंडक्ट एंड वैल्यूज, मतलब कानून व्यवस्था वगैरह के बारे में बताया गया। अब देखो ये वाला चित्र, इसमें श्री कृष्ण को सारथी के रूप में दिखा गया, भाट सारथी मैंने बताया था ना। तो ये इन्हें उपदेश दे रहे हैं किस तरह से युद्ध लड़ना है। और ध्यान रखना सारथी का काम एक ये भी होता है, कभी कभार क्या होता है कि जब युद्ध होता है, जब
उसकी सेना हार रही होती है, खुद हारने वाला होता है, तो सारथी को तो वैसी नॉलेज होती है कि वो तो अमर थे, कई सारी योद्धाओं को उन्होंने युद्ध करवाए रथ चलाकर। तो ये ना इन्हें मतलब मार्गदर्शन भी देते थे कि तुम्हें कैसे लड़ना है। एक कठिन मतलब एक ऐसा डिप्रेशन के अंदर, यानी कि एक ऐसा प्रभाव पड़ जाए, दिमाग काम ना करे, तो कैसे आप जो है मतलब युद्ध को अपने फेवर में कर सकते हैं। काफी चीजें जो है ये सारथी लोग इन्हें एडवाइस देते थे। तो देखो, पहले के समय आपको पता है जो महाभारत वो मौखिक ही मानी जाती थी, ठीक है। स्क्रिप्ट थी कैसी, ओरल नरेटिव ट्रेडिशन में मानी जाती है। ये है हमारे प्यारे महर्षि वेद व्यास जी, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें रचनाकार यानी कंपोजर्स। तो कंपोजर्स की बात करें, मैंने बताया था शुरुआत में कि आपको क्या याद रखना है, यहाँ से एमसीक्यू का सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। और पीछे भी देखो एमसीक्यू काफी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हस्तिनापुर की खुदाई किसने करवाई थी, बीबी लाल ने, कब हुई थी, ठीक है, इस पे एमसीक्यू बन जाता है। फिर उसके बाद जो है आपका ये बन जाता है कि भाई जो एक क्रिटिकल एडिशन था इसे तैयार करने में कितने साल लगे, इसको किसने तैयार करा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं को भी तैयार रखना एमसीक्यू में, इस तरह से बनते हैं। जो ये आपका ये वाला क्वेश्चन है ना, ये 8 नंबर का, देखो सीधा सीधा यहाँ से अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन बनता है तो ये वाला बनता है कि महाभारत इज अ डायनेमिक स्क्रिप्ट। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। और महाभारत किसने लिखी थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। तो महाभारत एक देखो, महाभारत के ऊपर जो है एक तो विषय वस्तु आपको ऐड करनी है, सब्जेक्ट मैटर, और ये इसकी भाषा वगैरह ये ऐड करोगे। फिर उसके बाद जो है रचनाकार यहाँ से स्टार्ट कर दोगे, 8 नंबर का बन जाता है। तो रचनाकार की बात करें तो इसमें क्या है, तो साहित्य परंपरा में यानी कि लिटरेरी ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग किसे माना जाता है, महर्षि वेद व्यास को जो है इसके राइटर माने जाते हैं। और मैंने बताया था इनके माइंड में थी, सारे श्लोक माइंड में तैयार थे, बस इन्होंने जो है गणेश से लिखवाए थे, गणेश जी से। तो अब जो है बात करें यहाँ पर मूल कथा के रचयिता, यानी मूल कथा किसने लिखी है इसकी, यानी ओरिजिनल स्टोरी के राइटर कौन है, वो है भाट सारथी, बताया था ना। कॉल्ड इन्हें सूतास भी कहते हैं, या कंपोजर्स वर बार्ड्स एंड चैरियोटर्स, इन्हें चैरियोटर्स भी कहा जाता है या बार्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, ये अलग जो है बड़े जो है यूज क्या है इसके अंदर इंग्लिश में, भाट के। देखो यहाँ पर जो है रथ चलाया जा रहा है, भाट सारथी यानी श्री कृष्ण। और यहाँ पर भी देखो गणेश जी जो है ना मतलब आराम से बैठकर अपनी जो है महाभारत लिख रहे हैं। और जो है दो तरफ जो है हवाएं चल रही हैं, हवाएं, ठीक है। एक गर्मी नहीं लगनी चाहिए, गर्मी का वैसे बहुत टाइम। तो उसके बाद अगर हम बात करें, महाभारत जो है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में जो है मुख्य मेन चीजें इसी के टाइम के पीरियड के अंदर देखने को मिलती है महाभारत, ठीक है। तो देखो हिंदू धर्म और भगवान विष्णु की प्रधानता होने लगी जब महाभारत वगैरह लिखी गई थी ना, इसके अंदर जो है हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा आगे रखा गया था। और इसके अंदर भगवान विष्णु को ही मेन जो है ईश्वर माना गया था। और आपको पता है आज के समय भगवान विष्णु के ही अलग अलग अवतार, इनके रूपों को जो है पूजा जाता है। आप जो है सब 4th चैप्टर के अंदर पढ़ोगे इनके बारे में भी कि हिंदू धर्म की शुरुआत कैसे हुई थी। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जब दुनिया में जब पापियों की संख्या बढ़ जाती है, यानी पाप बढ़ जाते हैं और कहते हैं ना कलयुग आ चुका है, जब ऐसी स्थिति आ जाती है ना, संसार इस देश को संभालने के लिए कौन आएगा पूरे विश्व को, तब आते हैं विष्णु। और विष्णु जी क्या करते हैं, अपने 10 अवतार लेकर आते हैं और अलग अलग जगह पर फैल जाते हैं और उसके बाद जो सुधार करते हैं। और उन्हीं 10 अवतारों को जो है भारत के अंदर अलग अलग नामों से पूछा जाता है, ठीक है, ये चीज है। और जिसने ये कहानी सुनी वो हिंदू है, आपने सुनी ना, तो ये सारे इससे कनेक्ट होते चले गए थे ऐसे। हिंदू धर्म और भगवान विष्णु की प्रधानता होने लगी सब। देखो मनुस्मृति एक तो याद रखना, मनुस्मृति जो है ये भी एक एपिक है महाभारत की तरह, लेकिन इसके अंदर है ना केवल रूल रेगुलेशन, क्या भाई नियम वगैरह कानून थे, वो सारी बातें लिखी हुई है इसके अंदर। तो मनुस्मृति के ही कई चीजों को महाभारत के अंदर ऐड करके लिखा गया। तो मनुस्मृति तैयार करी थी मनु जी ने। अब बात करते हैं यहाँ पर जो सूत होते थे ना, सूतास जिन्हें कहते हैं, ये पोयम लिखते थे, मतलब पोयम ओरली जो है, मतलब ओरली या लिखा करते थे, पोयम ज्यादातर लिखा करते थे, श्लोक वगैरह भी जो है इनके में लिखा करते थे। ब्राह्मणों ने फिर इसके बाद जो है इस पर अधिकार जता लिया, किसके ऊपर, महाभारत में। अब महाभारत के हाथ में आ गए, महाभारत मतलब सॉरी किसके हाथ में आ गए, ब्राह्मणों के। अब ब्राह्मण इसे अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, अब ब्राह्मण अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे तो उसके अंदर
अब कास्ट सिस्टम भी ऐड होगा, अब इसलिए हम कास्ट सिस्टम को भी पढ़ेंगे आगे। तो ऐसे जुड़ते चला गया आगे चल। अब ये जुड़ते चला गया, तो इसके अंदर 1 लाख से ज़्यादा श्लोक हो गए। ठीक है, नाउ द नंबर वर्सेस हैज बिकम द मोर देन 1 लाख। समझ रहे हो ना बातें मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आगे समझ आएंगे। तो देखो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, 8 मार्क्स का। देखो स्टार्टिंग जो यहाँ से मैंने बताई थी, इसके मतलब एक तो आपका हो गया ये वाला लैंग्वेज वाला, वहाँ से लेकर, और साथ में महाभारत इज अ डायनेमिक टेक्स्ट कैसे हैं, इससे अगर ये आता तो आपका डायरेक्ट 3 मार्क्स के अंदर आता है। ये आपके मिड टर्म के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ये वाला क्वेश्चन, ध्यान रखना। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ कैसे है, गतिशील मतलब समझते हो, किसी के अंदर गति होगी, मोशन होगी, मोशन, उसे हम कहते हैं गतिशील ग्रंथ। तो महाभारत क्या मोशन करता है क्या, इधर से उधर चलता है क्या, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन महाभारत को लिखा गया था संस्कृत में, लेकिन संस्कृत के बाद इसे कई लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। इसके अंदर कई चीजों को आज के समय कथा के द्वारा, डांस के द्वारा, कहीं कहीं पर तो आज के समय कार्टून में एनिमेशन के थ्रू इनको स्टोरी के फॉर्मेट में दिखाया जा रहा है। तो मतलब इसको जीवित कर दिया एक तरह से। मतलब ये नहीं कि संस्कृत के साथ ही खत्म हो गई हो, इसमें हलचल होती रहती है, मतलब बदलते रहता है, कुछ नया नया चीज इसमें जुड़ती रहती है। इसलिए महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ बोला जाता है, डायनेमिक टेक्स्ट। ठीक है, इसके पॉइंट देखो मैंने लिख दिए। इसकी रचना हजारों वर्ष तक होती रही, नए विषय जुड़ते चले गए इसमें। ठीक है, इसकी रचना संस्कृत पाठ तक सीमित नहीं हुई, ये मत समझना संस्कृत तक ही खत्म होगी। इस महाकाव्य में कई भाग विभिन्न भाषाओं से लिखे गए, अनेक कहानियों का विकास भी विभिन्न क्षेत्रों में होता हुआ इसमें शामिल हो गया। कई जो है मतलब कहानियां वगैरह थी उनको भी धीरे धीरे इसमें शामिल करते गए। कई ऐसे मतलब इसके टॉपिक्स हैं, ठीक है, इसकी थीम्स हैं। थीम्स को किसके द्वारा शो करा गया, रिप्रेजेंट करा गया, स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स के द्वारा, मूर्तियां वगैरह। महाभारत को देखा ना कि मूर्तियां चित्रों द्वारा जो है दर्शाने की कोशिश की जाती है। नाटक और लघु कथा की बात करें तो इसके जो है विषय वस्तु प्रदान की गई, नाटक के फॉर्मेट में दिखाते हैं, छोटी छोटी जो है कथाएं वगैरह बनाती महाभारत को लेकर, तो सब जो है हमें देखने को मिलती है। तो इसलिए महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ कहते हैं। ये सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है आपका, याद रखना इस चीज के बारे में। तो देखो अब बात करते हैं इसके अंदर बंधुता। बंधुता यानी किनशिप, परिवार। अब यहाँ पर आपको पता है ना किन दो परिवारों के बीच में लड़ाई हुई थी, यहाँ पर लड़ाई हुई थी कौरव और पांडवों के बीच में। तो कौरव और पांडवों की बात करें, देखो कौरव और पांडवों की बात करें ना तो समझना, सॉरी, आपको पता है कौरव पांडवों ने युद्ध करा था। आपकी जो बुक है उसके अंदर बताया गया किस चीज को लेकर युद्ध हुआ है। एक तो प्रॉपर्टी यानी संपत्ति, और दूसरा एक तो रूलिंग सिस्टम, किसके हैंड ओवर, ठीक है, वहाँ की शासन व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेटिव, वो किसके हाथ में रहेगा, इन दोनों को लेकर युद्ध हुआ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है एक तो याद रखना परिवार कैसे माना गया है। पर संस्कृत भाषा में परिवार को कुल कहा गया, ठीक है, इंग्लिश में भी सब कुल कह सकते हैं। और काम जो होते थे ना, काम भाई एम डाल दिया, देख लो हमारे राइटर साहब, हमारे राइटर साहब ही देखो जुगाड़ चला रहे हैं। का मतलब लिखना चाहिए था इन्हें ऐसे, मेरे से भी नहीं आ रहा। काम ऐसे लिखना चाहिए था, इन्होंने लिखा क्या है ऐसे। देखो इनकी क्लास लेनी पड़ेगी पहले हमारे राइटर साहब की, महाभारत की राइटिंग तो तब पढ़ेंगे हम। तो देखो काम और सदस्यों की संख्या जो है अलग अलग थी भाई, काम करने वाले और उनके मेंबरों के जो नंबर्स थे वो बिल्कुल ही डिफरेंट थे, अलग अलग। परिवार में जो है मिलजुल कर रहना, ये कॉमन था, आज भी रहता है। कलेश वगैरह वाली बात अलग है। परिवार का बड़ा समूह जिसे जाति समूह कहा गया है वो भी देखने को मिलता है। और मेरी बात ध्यान रखना, अगर आपको लगता है कि मैं स्लो बोल रहा हूँ तो आप 2x स्पीड पे देख लेना, और आपको लगता है कि मैं तेज बोल रहा हूँ तो स्लो कर लेना। भाई ये तो आपके कंट्रोल में है, आप जैसे देखना चाहो वैसे देख। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ, आपको इसे पढ़ने के बाद और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें से सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। अब बात करते हैं इसमें पैट्रिलिटी के बारे में, यानी पितृवंशिकता। पितृवंशिकता देखो इसका मतलब ऐसे समझो, जब पिता की डेथ होती है तो उसके बाद जो उसकी प्रॉपर्टी होती है उसके बेटे के नाम हो जाती है। इसकी डेथ हुई तो इसके बेटे के नाम हो जाती है। लेकिन एक कंडीशन है,
अगर माने चलो जो उसके 4 बेटे हैं तो बड़ा जो बेटा होगा ना सबसे बड़ा, उसे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, ज़्यादा रिसोर्सेस मिलेंगे। और अगर मैं आप और बाकी जो है जितने भी छोटे बेटे रहेंगे ना उसके उनमें बांट दिया जाता है इक्वली। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ किसी राजा का अगर बेटा ही नहीं है तो क्या होगा? अगर उसका बेटा नहीं है ना तो उस सिचुएशन में उसका भाई गद्दी पर बैठ सकता था, या उसके आस पड़ोस के वो भी गद्दी पर बैठ सकते थे। कई बार तो ऐसा भी हो सकता था गद्दी पर जो है रानी मतलब उसकी वाइफ बैठ जाए। जैसा हमें एग्जाम्पल जो है प्रभावती गुप्त का देखने को मिलता है, ठीक है। प्रभावती गुप्त किसकी वाइफ थी, मतलब किसकी बेटी थी, कमेंट करके जरूर बताना। मैंने ये भी बताया पिछली वीडियो में कि प्रभावती गुप्त के हस्बैंड का नाम क्या था। अगर याद हो आपने वीडियो देखी तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि देखो मैं 2 चैप्टर जो है ऑलरेडी डाल चुका हूँ, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में देखने को मिलेंगे वहाँ पर, तो आप जाकर उन्हें भी देख लेना। अगर आपको ये नहीं पता कि प्रभावती गुप्त के पति का नाम क्या है और इनके पिता का नाम क्या है, ठीक है। देखो पितृवंशिकता में क्या होता है, पुरुष को अधिक महत्व दिया जाता है, ग्रेटर इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू मेल। राजा का मुख्य उत्तराधिकारी उसका पुत्र होता है, उत्तराधिकारी मतलब सक्सेसर वही बन जाता है। पिता की मृत्यु के बाद जो है पुत्र पिता की संपत्ति पर अधिकार, उसके संसाधन, सिंहासन यानी कि उसका थ्रोन, ठीक है, उसके रिसोर्सेस, उसकी प्रॉपर्टी उसका इनहेरिटेड बन जाता है, ठीक है। अगर पुत्र ना हुआ तो पुत्र ना होने पर भाई या अन्य संबंधी उत्तराधिकारी बन सकते थे, यानी सक्सेसर उसके पड़ोसी भी बन सकते थे, भाई और अन्य लोग भी। कुछ विशेष परिस्थितियों में मैंने बताया था ना स्त्रियां भी सत्ता पर बैठ सकती थी, यानी वुमेन कुड आल्सो गिवन टू पावर, वुमेन्स को भी दी जा सकती थी। देखो यहाँ आपको युद्ध दिखाई देख रहा है, ये देख, ये तीर चला रहे हैं, यहाँ पर तीर चल रही है, ठीक है। देखो महाभारत का युद्ध जो हुआ था ना, कुरुवंश पर, कुरुवंश एक जनपद पर शासन करता था, हमारा मतलब एक कुरु डायनेस्टी थी ना। ये एक जनपद, जनपद मतलब क्या होता है, देखो एक ऐसी जगह जहाँ पर जो है कबीला ट्राइब अगर अपने पैर रख देता और रहना शुरू कर देता तो जनपद कहते हैं। लेकिन अगर बहुत संख्या बढ़ जाए वहाँ की तो सब महाजनपद कहते हैं। ये मैंने सेकंड चैप्टर के अंदर बताया हुआ है, महाजनपद टोटल कितने थे ये भी कमेंट करके बताओ। कम से कम इतनी चीजें तो पता होनी चाहिए, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। और मैंने यही बताया था आपको कैसे याद रखने हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट 6 महाजनपद। उसके बाद देखो ये भी देखो यहाँ पर दिखाया गया, अर्जुन जो है तीर चला रहे हैं, युद्ध के ही टाइम के जो है मतलब दिखाएंगे। देखो महाभारत को देखो मूर्ति वगैरह चित्र वगैरह के द्वारा दिखाया जा रहा है ना, और भी आज के समय जो है बनती रहती है, तो इसलिए महाभारत को गतिशील बोलते हैं, तभी तो हमने पढ़ा था पीछे। ये जो लड़ाई हुई थी, ये कॉन्फ्लिक्ट था, वो किसको लेकर था, ये था लैंड को लेकर, जमीन को लेकर, पावर को लेकर, ध्यान रखना। पांडवों और कौरव के उत्तराधिकारी को चित्रित किया गया, पांडव और कौरवों के इनके सक्सेसर कौन, उनको यहाँ पर जो है चित्रित किया गया, क्योंकि इनमें से युद्ध हुआ, इनमें से क्योंकि एक आगे में इन दोनों में से कोई एक गद्दी पर बैठेगा, लेकिन इन्हीं ने आपस में लड़ाई झगड़े कर लिए उस पर, मतलब लड़ाई झगड़े क्या बोलूँ आपसे, जब ऐसी लड़ाई हुई तो आप भाई इसमें जीतेगा कौन, कुछ कह सकते हो आप, होता है ना किसी भी चीज को लेकर लड़ाई हो जाती है। अब बात करेंगे यहाँ पर विवाह पद्धति यानी मैरिज सिस्टम, शादी ब्याह कैसी होती है उस समय, आज की शादी ब्याह और उस समय के शादी ब्याह में कुछ डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। देखो सबसे पहले तो देखो अंतर विवाह, अंतर विवाह मतलब क्या होता है, अगर आप अपनी कास्ट के अंदर शादी करते हो तो उसे अंतर विवाह कहते हैं, नहीं एंडोगेमी। मैरिज विद इन द सेम क्लेन और कास्ट। बहिर्विवाह एक्सोगेमी, यानी आप अपनी कास्ट के बाहर शादी करोगे तो उसे एक्सोगेमी कहते हैं। बहुपति यानी आपके अगर बहुत सारे पति हैं, मतलब आपके नहीं, जिसके बहुत सारे पति हैं तो उसे हम कहते हैं बहुपति प्रथा। और जिसके, जो वो लिखा नहीं मैंने, बहुपत्नी, एक बहुपत्नी प्रथा भी होता है, जिसकी कई सारी पत्नियां, ठीक है, उसे बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, याद देखो, इन महाशय को कौन नहीं जानता, जैन जी जनरेशन को सबसे बड़े धोखे में रखने वाला इंसान और धोखे मतलब ऐसा धोखा आप सभी के साथ हुआ। आप सभी को जिसको नहीं पता कि क्या धोखा हुआ है तो वो देख लेना भाई, सोशल मीडिया थोड़ा आप जो है देखते होगे तो वहाँ पता ही होगा। तो देखो यहाँ पर जो है इनके साथ ही आपको देखने को मिली, ये क्या है,
अपनी कास्ट में तो शादी वैसे नहीं करते, कास्ट जो है डिफरेंस है, तो इसको जो है हम क्या कहेंगे, बहिर्विवाह कहेंगे। तो देखो हमारे राघव चड्ढा जी कितने खुश हो रहे हैं, ठीक है, इनके लिए गाना वही चल जाना चाहिए। कौन सा, आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, सुना है ना गाना, तो वही हो गया। और देखो अब यहाँ पर देखो हमारे इनको कपिल शर्मा जी, इन्होंने मूवी बनाई है किस किस को प्यार करूं, वो तो पार्ट 1 था और एक पार्ट 2 भी लेकर आ गए। उसमें तो थी 4-5 भाई, यहाँ पर भी 4-5 भाई पूरे, मतलब बहुपत्नी प्रथा हो गई। आखिर कपिल शर्मा साहब हमारे तो वो निकले, कितनी वाइफ है, 1 2 3 और 4। अरे मैंने मांग वांग नहीं पड़ती थी, सोच रहे मांग वांग पड़ती है वैसे। अब देखो आगे, अब हम बात करते हैं शादी विवाह के नियम, वो समझना। देखो आप देख सकते हैं नॉर्मली जो है विवाह होता है, इसी तरह के जो है विवाह रहते हैं हमारे जो है हिंदू फैमिली में, देश के अंदर, मतलब नॉर्मल जो है, मतलब इस तरह से विवाह हो रहे हैं ना, इनको शुद्ध माने जाते हैं, बढ़िया माने जाते हैं। देखो नियम क्या है, पुत्री के पिता के उत्तराधिकार पर अधिकार नहीं था, जो भी मिलता था ना पिता के मरने के बाद वो सब बेटे के नाम होता था, पुत्री उसमें से एक हिस्सा नहीं ले सकती, ध्यान रखना। उसको जो भी मिलेगा ना वो सब कन्यादान में मिलता है, कन्यादान, विवाह के समय कन्या को भेंट के रूप में दिया जाता था, ठीक है। तो कन्या को जो है भेंट दी जाती थी, उसी को कन्यादान बोलते हैं। कन्यादान तो आपने सुना ही होगा, जितने भी गए गुजरे थोड़ी होगा। अब बात करते हैं इसमें मनुस्मृति। मनुस्मृति की एक तो डेट याद रखना है, कब से कब तक लिखी गई, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में लिखी गई, इसकी डेट याद रखना। इसमें जो है ना नगरों के विकास, जैसे मतलब शहर वगैरह बनते चले जाते हैं, मतलब गांव से लोग जो है मतलब कन्वर्ट होते चले जाते हैं, ट्रांजिशन होने लग जाता है उनका, अर्बन मतलब रूरल एरिया से किसमें, अर्बन में शिफ्ट होते हैं। तो रूरल से अर्बन में शिफ्ट होते हैं, तो उनके पुराने विचार, ओल्ड थिंकिंग जो होती है ना, वो खत्म होती चली जाती है। तो इसी तरह जो है विवाह के नियम में बदलाव आए। विवाह के नियम जैसे लव मैरिज ब्राह्मणों ने आदर संहिता तैयार करी। आदर संहिता मतलब कानून विवाह के, इनमें से एक मनुस्मृति थी जिसके अंदर लिखा हुआ था, देखो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र के अंदर विवाह के 8 नियम बताए गए। ये भी देखो ध्यान रखना, धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र ये भी जो है हमारे ग्रंथों से जुड़े हुए हैं, जिनके अंदर जो है विवाह के कुछ नियम लिखे हुए हैं। माना जाता है शुरू के 4 विवाह हैं वो बहुत ही बढ़िया, इतने अच्छे विवाह है ना, उनमें आपने शादी कर लेना, आपकी जिंदगी सफल है। लेकिन क्या आपको लगता है कि खुश है आज के समय कोई शादी करके? जो शादी नहीं कर रहे वो भी खुश नहीं है, जो शादी करके बैठे हैं वो भी खुश नहीं है। चलो भाई मानते हैं कि भाई शुरू के 4 जो है उन तरीके से, लेकिन ये क्या है, एक तरीका है विवाह करने का तरीका। अगर आप शुरू के 4 तरीके अपनाते हो, इनमें से करते हो, तो विवाह अच्छा माना जाता है। लेकिन बाकी के 4 जो है ना बहुत ही बेकार है, क्योंकि इसमें ध्यान रखना 8 शादी के विवाह है। शुरू के 4 जैसे मतलब होता है ना शादी, मतलब आप जो है शादी जो है अपनी कास्ट के अंदर शादी कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, ब्राह्मणों के अकॉर्डिंग आपको पता है कि भाई हमें जो है अपने गोत्र के अंदर ही शादी करनी चाहिए, तो वो जो है एक अच्छा विवाह माना गया। पंडित वगैरह आएंगे, पूजा पाठ वगैरह जो भी हवन वगैरह होता है उसके अकॉर्डिंग विवाह हो रहा है, तो ये भी अच्छा है। ऐसे मतलब शुरू के 4 अच्छे हैं, लेकिन 4 बेकार हैं। 4 बेकार हैं, 4 बेकार कैसे? जैसे माने चलो ये विवाह हो रहा है नॉर्मल तरीके से, तो ये तो अच्छा है। और 4 बेकार भी हैं। 4 बेकार जैसे माने चलो, पहले के समय क्या होता था, लड़की को ना किडनैप करके और उसके साथ जो है जबरदस्ती करके फिजिकल रिलेशन बनाकर उससे विवाह कर लेना था। और ये भी एक निंदित माना जाता है, बेकार माना जाता है। किसी किसी को जो है सीधा किडनैप करके अपने घर में रख लिया जाता है, अपनी वाइफ बना लेते हैं, ये भी बेकार है। और ब्राह्मणों के अकॉर्डिंग जो लव मैरिज करते हो ना, आप सभी कहाँ लव मैरिज कर रहे हो अभी, जो लव मैरिज करते हैं, तो ये भी एक निंदित माना गया है, अपनी मनमर्जी से शादी करना, ठीक है। अरे ये देखो, ये हमारे कालू साहब, कौन है? कालू साहब। कालू साहब ने करी है लव मैरिज, मैरिज तो नहीं करी, अच्छा सरकारी नौकरी है इनकी, अच्छा सरकारी नौकरी है इनकी, ठीक है ठीक है। तो इनको जो है मतलब बढ़िया मिल गया। आगे चलते हैं, हम अपना आगे पढ़ते हैं, उस पर ध्यान नहीं देना। तो देखो बाकी के 4 जो है निंदित माने जाते हैं, नहीं बेकार माने जाते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्त्री का गोत्र ब्राह्मण ग्रंथों में उल्लेख मिलता है स्त्री गोत्र के बारे में, और हर एक गोत्र जो होता है ना
गोत्रा जिसे इंग्लिश में प्रोनाउंस किया जाता है। और देखो ये बात ध्यान रखना, जो प्रोनाउंसिएशन होती है ना इंग्लिश की और हिंदी की थोड़ी डिफरेंट है। आप कंफ्यूज मत होना कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप सोच रहे हो कि भाई सर इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसे, तो थोड़ा डिफरेंस रहता है, ठीक है। और पता है आपको वैदिक ऋषि के नाम पर होता था, और सदस्यों को ऋषि के वंशज ही माने जाते हैं, हर कोई, हम सब किसके हैं, ऋषियों के वंशज हैं। उसके बाद देखो नियम, और विवाह के बाद स्त्री को पिता का गोत्र बदलकर पति का गोत्र अपनाना पड़ता था। अभी तक जैसे माने चलो आपने जो है इनका नाम सुना होगा, इन मोहतरमा जी का क्या नाम है इनका, सुंदर परी का, आलिया भट्ट। अब आलिया भट्ट है, इनके पिता का नाम जो है भट्ट लगता होगा सर ने, तभी तो आलिया भट्ट है। लेकिन इन्होंने शादी कर ली किससे, हमारे प्यारे रणबीर कपूर है ना, ये रणबीर कपूर से। अब इनके नाम के साथ कपूर लगता है। अब आलिया भट्ट क्या करेंगी, भट्ट बदल करके कपूर लगा देंगी। भट्ट नहीं बदला, आलिया भट्ट कपूर मतलब यही है कि शादी के बाद जो है ना, मतलब आपका सरनेम बदल दिया जाता है, आपके हस्बैंड के साथ जो है जोड़ दिया जाता है। तो विवाह के बाद स्त्री को पिता का गोत्र बदलकर अपने पति का गोत्र अपनाना पड़ता था। एक ही गोत्र आपस में विवाह नहीं कर सकते, ब्राह्मणों के अंदर साफ है भाई। एक ये भी एक सही बात है कि मतलब एक ही गोत्र में शादी करने का मतलब क्या होगा, आप बहनों से, भाई बहनों से आपस में शादी करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे देश के अंदर है, फिर भी होता है, पता नहीं चलता लोगों को। वो अपनी कहते हैं ना, हम अपने ही गोत्र में शादी करेंगे, ऐसे होता रहता है। उसके बाद देखो हम बात करते हैं सात वाहनों के बारे में। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये सात वाहनों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इमेज जो है सात वाहनों से, क्योंकि इमेज बनी हुई आ जाते हैं, पूछ लेते हैं किससे जुड़ी हुई है। देखो सात वाहन ऐसे थे जो अपनी माँ को बहुत ज्यादा इज्जत देते थे। इन्होंने ना अपना सरनेम अपने पिता के साथ नहीं जोड़ा, इन्होंने अपनी माँ के साथ जोड़ा। अपने आप को जब भी बोलते थे ना, कहते थे हम तो इस माँ के बेटे हैं, ये कहते थे। जैसे माने चलो जो सातकर्णी थे ना, सात वाहनों में सातकर्णी राजा, उन्होंने कहा था मैं तो गौतमी पुत्र हूँ, यानी गौतमी इनकी माँ का नाम, उनके नाम गौतमी तथा वशिष्ठ से। उन्होंने पति के गोत्र को नहीं अपनाया, माताओं को महत्व दिया। यहाँ पर पति नहीं होगा, पिता होगा, ठीक है, ध्यान रखो। सात वाहन में माताएं महत्वपूर्ण थी। कुछ राजाओं ने माताओं के नाम से राज्य चलाए, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी। देखो हमारे राइटर साहब यहाँ भी जुगाड़ कर रहे हैं, पुत्र सातकर्णी। भाई हिंदी लिख दो, बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, वो भी मिल रहा है। सम किंग्स रूल इन द नेम ऑफ देयर मदर्स सच एज द गौतमी, ठीक है। फिर बात करते हैं समाज में वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था आपको पता है, चार वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार वर्ण व्यवस्था। तो चार वर्ण व्यवस्था की अगर हम बात करें तो ये इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। देखो अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाओ ना, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, ये वर्ण व्यवस्था किसने बनाई, ब्राह्मणों ने। ब्राह्मणों ने अपने आप को सबसे ऊपर रखा, बात सही। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं, जो नीची कास्ट वाले थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शूद्र सबसे नीची कास्ट वाले आए, अगर ये लिखते या ये महाभारत इनके कब्जे में होती है, ये बनाते, तो ये सबसे ऊपर नहीं होते या नहीं होते। लेकिन लॉजिक इस पर कई सवाल उठे हैं, लेकिन असली बात समझो, असली खेल यहाँ से होता है। जो महर्षि वेदव्यास जी थे ना, उन्होंने महाभारत जब लिखी तो उन्हीं के बेस पर, यानी उन्हीं के बिहाफ पर बोला गया कि भी हमारे जो जितने भी ब्राह्मण वगैरह हैं, उनके पास बहुत ज्ञान, नॉलेज होती है, वो दूसरों को ज्ञान देते हैं कैसे जीना चाहिए कैसे नहीं, इनको सबसे आगे रखो, इनके ज्ञान के बेस पर ही इन्हें सबसे ऊपर रखो, ये बात ध्यान रखना। तो यानी कि चार वर्ड। बौद्ध धर्म तो आज भी इसका विरोध करता है, बौद्ध धर्म नहीं अपनाता, ये ध्यान रखना। ब्राह्मण, इनका काम क्या था, स्टडी करना, परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग कंडक्टिंग सेक्रीफाइसेस, यानी यज्ञ करना, यज्ञ करवाना। और दो महत्वपूर्ण यज्ञ आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, राजसी और अश्वमेध। इनके बारे में मैंने अच्छी तरह बताया है कैसे यज्ञ होते हैं, पिछले चैप्टर में जाकर देख लें, नहीं पता तो। दान लेना और देना दोनों काम थे इनके। क्षत्रियों की बात करें, रूलिंग शासन करना, फाइटिंग युद्ध करना, प्रोटेक्टिंग पीपल, लोगों को सुरक्षित रखना। जैसे देखो यहाँ हो गए हमारे पंडित साहब जी, यहाँ हो गए क्षत्रिय युद्ध करने वाले, ये वैश्य हो गए, वैश्य व्यापारी, बनिया, इसमें बनिया लोग आते हैं। शूद्र हो गए बिल्कुल नीची कास्ट वाले, जिन्हें हम आज इस समय दलित बोलते हैं, और इन्हें जो है दलितों के नाम से ही पुकारा जाता है। लेकिन देखो आज हमारे समाज में लोग जो है उल्टे सीधे जो नाम लेते हैं ना,
वो नाम नहीं लेने चाहिए। वो नाम जो है पूरी तरह से इलीगल है हमारे देश के अंदर। आपके ऊपर जो है इसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, लीगली एक्शन लिया जा सकता है। इनको जो है अब दलितों के नाम से पुकारा जाता है। अम्बेडकर साहब जी ने जो है इनके लिए जो है मतलब इस शब्द की डिमांड करी थी और ये शब्द जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो बात करते हैं, वैश्य जो है इनका काम क्या है, कृषि करना, पशुपालन, गोपालन, व्यापार। शूद्र की बात करें तो इन तीनों वर्णों की सेवा, मतलब नीचे रहते थे। नीचे वाले वर्ण में हो गए तो ऊपर के जितने भी तीन वर्ण है ना उनकी सेवा करते थे। ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद देखो आगे आते हैं, देखो यहाँ पर है, ये पूछ लेता आपसे एमसीक्यू में कि भाई वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई है, ओरिजिन ऑफ वर्णा अकॉर्डिंग टू पुरुषुक्त। पुरुषुक्त के अनुसार जो है इनकी उत्पत्ति हुई है, यानी ओरिजिन हुआ है इसका। देखो, ब्राह्मणों को माना जाता है मुख से, ठीक है, हाथों से क्षत्रिय, वैश्य मतलब जांग, और शूद्र हो गए पैर, मतलब तीनों वर्णों की सेवा करना इनका काम ये था। यहाँ देखो लिखा हुआ है ब्राह्मण जो है माउथ से, वैश्य जांघों से, और क्षत्रिय जो है भुजाओं से, शूद्र जो है पैरों से उत्पत्ति हुई है इनकी। ये याद रखना है ये चीजें। अब सबसे बड़ा खेल तो अब शुरू होता है। अब भाई ये कास्ट सिस्टम बना दिया, कास्ट सिस्टम बनाने के बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसको सबको फॉलो करना है, तुम अगर इस कास्ट के हो तो तुम इसी में माने जाओगे, उससे ऊपर उठने की कोशिश मत करना। क्या तुम जल्दी से उसे फॉलो करोगे? भाई पॉसिबल ही नहीं कि कोई मान जाए कि भाई हमारी ऐसी कास्ट क्यों बना दिया, हमें नीचे क्यों रख दिया, होगा ना ऐसा? लेकिन नहीं, असली खेल तो अब शुरू होता है। उस समय पता है ना, भगवान के नाम पर एक एक चीज हो जाती थी। भगवान का नाम लेने पर जो है ना सब लोग, क्योंकि देखो भगवान की आस्था, हम भी जो है भगवान को मानते हैं, लेकिन उस समय जो है, आज के समय भी लोग जो है भगवान के नाम पर जो है लोगों को लूट लेते हैं। ठीक है, उस समय जो है भगवान के नाम पर जो है लोग कहा कि भाई ये ना देवों ने बनाई, वर्ण व्यवस्था देवों ने बनाई है, देवों की उत्पत्ति, लोगों ने इसे फॉलो करना शुरू कर दिया। पूछते हैं, आपका क्वेश्चन आता है कि इसे लागू कैसे करा गया, एग्जीक्यूट कैसे करा गया? एक तो इसे बताया डिवाइन ओरिजिन, देवी उत्पत्ति। ब्राह्मणों ने भी शासकों को, छोटे छोटे राजा थे ना, उन्हें उपदेश दिया कि भाई अपने अपने क्षेत्र में इसे लागू करवाओ, इस ऑर्डर लगाओ, ऑर्डर दो, एडवाइस कराओ उन्हें, रूलर्स को, इसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और लोगों को भी विश्वास दिलाया गया कि आपकी जो प्रतिष्ठा है ना वो जन्म पर आधारित है, मतलब आपने जिसमें जन्म लिया है ना वही आपके कर्म है, उसी के आधार पर वर्ण व्यवस्था बनी, ऐसा बताया। अब बात करते हैं इसमें कुछ अन्य वर्ण, यानी अन्य वर्ण। देखो, ब्राह्मण कुछ तो ऐसे काम थे जिन्हें पवित्र मानते थे, और कुछ ऐसे काम थे जिन्हें दूषित माना जाता था। जैसे चमड़े का काम, शवों को उठाना, अंतिम संस्कार, चमड़े वमड़े, जैसे पता है ना आपको, चमड़े जो जानवरों के चमड़े से तैयार करते हैं, जैसे बेल्ट वगैरह, ठीक है, शूज वगैरह हो गए, ये सब जो है चमड़े से तैयार होते हैं। जैसे देखो यहाँ पर चमड़े का काम, ये यज्ञ वगैरह जो होते हैं ना, इन्हें ब्राह्मण जो है बिल्कुल शुद्ध मानते हैं, पवित्र। लेकिन ऐसे काम जो है इन्हें अपवित्र माना जाता है, जो मतलब मरे हुए जानवर वगैरह को भी छू लेता है। तो ये सम ऑक्यूपेशन थे जिन्हें कंसीडर करा गया था इम्प्योर, जैसे लेदर वर्क, कैरिंग डेड बॉडीज, फ्यूनरल एक्टिविटीज, जैसे बॉडीज को उठाकर ले जाना, उन्हें जलाना। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर चंडाल के बारे में। चार वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उनसे बाहर सबसे नीचे रखा गया चांडाल, यानी कि मरे हुए जानवरों को छूने वाले, जो मरे हुए जानवर को छूने, उन्हें चांडाल कहते हैं। वर्ण व्यवस्था के निम्न स्तर पर रखा गया है, बिल्कुल ही नीचे। ठीक है, लोएस्ट लेवल। ब्राह्मण कंसीडर सीइंग चांडाल एज इम्प्योर। अगर ब्राह्मणों ने एक बार चांडाल को देख लिया तो भाई मेरी आंखें अशुद्ध हो चुकी। चांडालों की जो परछाई थी ना, परछाई जो पड़ती थी, अगर उनकी परछाई भी उनसे टच हो गई भाई, ये भी अशुद्ध माना जाता था। इतनी बुरी हालत थी इनकी, ऐसी कंडीशन थी। कंडीशन देखो स्थिति इनकी, गांव से बाहर रहना पड़ता था, आउटसाइड का विलेज, फेंके हुए बर्तन ही इस्तेमाल कर सकते थे ये, मरे हुए लोगों के कपड़े आभूषण पहन सकते थे, ज्वेलरीज वगैरह वही पहनेंगे, क्लोथ्स वगैरह जो मरे हुए लोगों के होंगे। रात में बाहर नहीं निकल सकते थे, मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार इनका काम था। रात में बाहर नहीं निकल सकते थे, बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। अब ये भी बात देखो, थोड़ा है दिमाग लगाने वाली बात है कि रात के समय लोग बाहर क्यों नहीं निकल सकते थे। भाई चांडाल रात में बाहर निकल रहे, ब्राह्मण सारे जितने भी हैं सब तो सो रहे होंगे, क्या दिक्कत है? दिन में निकलने पर रोक लगाओ ना।
लेकिन रात में क्या मतलब हो सकता है? देखो, दिन में अगर चांडाल जब भी निकलते थे ना, तो अपने पैरों में कुछ बजने वाला छन छन जैसा, पायल वायल जैसा, मोटी मोटी घंटी लगे रहते ना, वो लेकर चलते थे, ताकि जो है आगे कोई ब्राह्मण हो उसे पता चल जाए पहले से ही कि कहीं ना कहीं जो है कोई चांडाल आ रहा है, हमें अंदर चले जाना है, क्योंकि देखना भी अशुद्ध माना जाता था। और दूसरी बात, इनके कपड़े ऐसे रखे गए थे ताकि हम जैसों में से ना लगे, पहली पहचान में आ जाए। और सबसे बड़ी बात ये, रात में पता है क्यों इन पर बैन लगाया गया? रात में इसलिए बैन लगाया गया था, रात में अगर ये बाहर निकले, इन्होंने कई चीज़ों को छू लिया, दरवाजों को, बैठने की जगहें, नल, पानी, कुएं, किसी चीज़ को छू लिया, और ब्राह्मण सुबह उसे छू ले, तो वो अशुद्ध हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? अब बताओ, क्या मानसिकता थी उस समय के लोगों की? समझ रहे हो बात मेरी? मानसिकता उस समय के लोगों की, और इसलिए इन्हें नीचे स्तर पर रखा, चांडालों को, ब्राह्मणों की वजह से। लेकिन हम देखो, ब्राह्मणों की वजह से नहीं कह सकते, ये हमारा जो है मतलब हिंदू धर्म में कल्चर ही ऐसा चलता आ रहा है, लेकिन इसे धीरे धीरे सुधारा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो, अगर चांडाल अगर बाई चांस रात में देखो, ये भी होता था कि अगर चांडाल रास्ते में जा रहा है, गलती से जो है मतलब कोई ऊंची कास्ट वाला जो है उसको रास्ते में, उसके रास्ते में आ गया, पता भी नहीं चला उसे कि भी चांडाल गुजरा था यहाँ से, है ना, उसको टच भी कर लिया इसने, तो वो अशुद्ध हो जाते थे, ऐसा माना जाता था। और अगर ये रात में निकल गए, इन्होंने कोई अगर कानून तोड़ा, तो इन्हें जो है मारा भी जा सकता था। ठीक है, बहुत पनिशमेंट दी जाती थी, बड़ी खतरनाक। तो इन चांडालों के बारे में किसी ने बताया? एक चाइनीज यात्री आए थे दो, एक का नाम था फासियन और एक का नाम था स्वेंग जांग। क्या? स्वेंग जांग, फासियन और स्वेंग जांग। एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम था फासियन। यह है, इसने सोर्स की इंफॉर्मेशन दी। इसने देखा कि सड़क पर जब चलते थे ना, करताल बजाना पड़ता था ताकि अन्य लोग इन्हें देखकर दूर हो जाए। ये तो हो गए फासियन, और ये हो गए स्वेंग जांग। स्वेंग जांग, तो अब नाम तो याद रखना पड़ेगा आपको। नाम कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखो कि एक चाइनीज ट्रैवलर आए इंडिया में, उन्होंने देखा कि एक आदमी जो है ना, पैरों में कुछ बांधकर घंटी जैसी चल रहा था, और तेज तेज मतलब करताल या कुछ भी बजाकर निकल रहा था, ताकि जो है सारे लोग अंदर घुस जाए। उसे देखकर ये आदमी जो है ना, मतलब इसको मन कर रहा था मैं फांसी लगा लूं, ऐसा क्यों हो रहा है इस देश में, तो फांसी लगा लूं। फांसी, याद रखना, फांसी थी, फांसी। अब देखो यहाँ पर है आपको, क्या सभी राजा क्षत्रिय होते थे? वर ऑल किंग्स क्षत्रिय? देखो, राजा जरूरी नहीं क्षत्रिय हो। अगर देखो आपके पास ताकत है, धन है, दौलत है, सेना है, बीवियां, अरे नहीं, धन है, दौलत है, सेना है, और आपके पास जो है सब कुछ है, तो आप युद्ध करके सब कुछ जीत सकते हो। जब आपके पास कुछ है ही नहीं, तो क्या जीतोगे? युद्ध भी कर पाओगे? एक थप्पड़ में ही सुझा देगा दूसरा युद्ध करने वाला। तो भाई जरूरी नहीं है कि मतलब क्षत्रिय ही राजा बने। ये बात कैसे प्रूव हुई? ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना। पहली चीज तो देखो, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य देखो सबको पता है क्षत्रिय, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना, माना जाता है कि ब्राह्मण, ये कहते हैं ब्राह्मण की भी नीची कास्ट के थे, लो बोर्न फैमिली के थे, लेकिन बौद्ध ग्रंथ के कहते हैं कि क्षत्रिय। दो तरीके से अगर माने चलो, ब्राह्मण है, चलो नीची कास्ट का भी बोल दिया इन्हें, तो ये भी तो राजा बने। और बात करते हैं शुंग और कण्व वंश। ये देखो यहाँ सिक्के, कॉइन्स वगैरह दिख रहे हैं ना, ये शक डायनेस्टी के द्वारा शुरू करवाए, याद रखो, अगर आता भी है तो याद रखो। शुंग और कण्व, इन्होंने जो है मौर्य उत्तराधिकारी के ब्राह्मण थे। माना जाता है कि ये मौर्य के उत्तराधिकारी थे, मौर्य डायनेस्टी के। नहीं, हाँ मतलब डायनेस्टी की तो नहीं बोल सकते ही नहीं, मतलब ये था कि मौर्य साम्राज्य जैसे डिक्लाइन करा, वो खत्म हुआ, उसके बाद जो है शुंग और कण्व वंशों का राज शुरू हो चुका था। अब बात करते हैं इसमें विदेशी शासक के बारे में। विदेशियों ने भी तो राज करा। ये जो है ना, ये शक वंश, ये विदेशी तो थे, जिन्हें बर्बर, मलेश भी बोलते हैं। अब बात करते हैं सातवाहन। सातवाहन मैंने पीछे बताए थे आपको। सातवाहन अपनी माँ को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे और अपने माँ के नाम से जोड़ते थे सब कुछ। सातवाहनों के बारे में एक चीज और ध्यान रखना,
सातवाहनों भी गद्दी पर बैठे, उन्होंने भी राज करा। जैसे देखो सातकर्णी जो है अपने नाम कैसे जोड़ रहे हैं, गौतमी के पुत्र हैं हम सातकर्णी। इन्होंने कहा कि हम इन्होंने कहा कि हम अनूठे हैं और ब्राह्मण और क्षत्रिय को दमन करने वाले बता, ब्राह्मण क्षत्रियो को हम छोड़ेंगे नहीं, खत्म कर देंगे। ये बात पर इस स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आ जाता है, ये बात किसने बोली थी, ये किस वंश की किस डायनेस्टी ने बोली थी, सातवाहन डायनेस्टी ने, याद रखना। ब्राह्मण क्षत्रियो को दमन करने वाले यानी कि इनको सप्रेसर यानी इनको खत्म करने वाले, इनको दबाव में रखने वाले कौन थे, किसने बात बोली थी ये चार वर्णों को ये भी मानते थे, सातवाहन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये मानते थे। लेकिन इन्होंने जो एंडोगेमी था यानी कि इंटर कास्ट जो मैरिज थी शादी कास्ट के अंदर, उसको जो है मतलब ये भी पालन करते थे, हाँ ये भी करते थे। लेकिन देखो असलियत में राजा जरूरी नहीं कि वो क्षत्रिय, भाई उसकी एलिजिबिलिटी क्या, एलिजिबिलिटी अ पर्सन हु कुड गैदर सपोर्ट, जिसके पास सपोर्ट है और एडमिनिस्ट्रेशन उसके पास हाथ में है, वो राजा बन सकता था। ठीक है, अब आता है इसके अंदर उपमहाद्वीप में विविधताएं, उपमहाद्वीप में विविधताएं यानी कि वेरिएशन इन सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट समझते हो ना, जो 3 दिशाओं से पानी से घिरा होता है, यहाँ से जैसे इंडिया। तो यहाँ पर जो है कुछ विविधताएं यानी कुछ डिफरेंस देखने को मिले। क्या डिफरेंस देख, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो ब्राह्मण की व्यवस्था को नहीं मानते थे, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इसे पालन नहीं करते थे, कहते हैं हम नहीं जानते इसे, हमारा मतलब नहीं है। कुछ जो है बाहर से जैसे जंगलीवासी हो गए, वनवासी, असभ्य लोग हो गए, यानी अनसिविलाइज बोलते हैं, नहीं मल्लेच हो गए, ये भी बाहर से आए थे, इन्होंने भी कहा हम मानते नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है इसकी। जो संस्कृत भाषा नहीं बोलते थे उन्हें मलेच कह देते थे, ये तो विदेशी है, बर्बर है, बाहर निकालो इसे, उसे मलेच बोलते थे जो संस्कृत नहीं जानते। अब है राइट ओवर प्रॉपर्टी, संपत्ति पर अधिकार किसका होता था। अब जैसा हमने पीछे पढ़ा था ना कि पिता की मरने के बाद उसके पुत्रों में बांट दिया जाता, सबसे बड़े बेटे को सबसे ज्यादा मिलता। लेकिन यहाँ पर जेंडर बेस था, स्त्री और पुरुष को भिन्न अधिकार थे। मनुस्मृति के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद सबसे बड़े बेटे को ज्येष्ठ पुत्र कहते हैं, एल्डेस्ट सन, उसको सबसे ज्यादा मिलता था, उसे संपत्ति बड़े हिस्से का अधिकार दिया जाता था। और स्त्री इसमें से एक भी वुमेन जो है ना एक पार्ट तक नहीं मांग सकती थी प्रॉपर्टी का। ध्यान रखना है मेरी बात, आपकी बहन मांग रही है क्या अगर भाई आपकी बहन मांग रही है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी बहन की सुरक्षा करना, और दूसरा उसको कन्यादान में उतना रकम देना जितनी आपके पास प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो जितनी भी जो है लड़कियां वीडियो देख रही हैं तो कह देना कि पापा जी हमें जो है ना मतलब प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, लेकिन हमें जो है मतलब जो आप गिफ्ट वगैरह जो भी कन्यादान करोगे इतना तो दे देना आप चलो कोई नहीं, वो सारे जो है मतलब खुशियों में दिए जाते हैं, जिससे जितना होता है वो उतना करता है। बाकी हमें जो है मतलब शादी के बाद खुश रहना चाहिए, चाहे लड़की हो या लड़का हो। क्योंकि शादी में भी जो है कई जीवन में जो है आपने देखे होंगे, किसी की चाहे लव मैरिज हो या किसी ने जो है ऐसी नॉर्मल शादी करी, अरेंज करी, लेकिन फिर भी जो है अगर देखो दोनों में सहमति नहीं, दोनों की वाइब मैच नहीं करती। वाइब देखो मैच जरूरी नहीं है कि शुरू में वाइब मैच करेंगी लेकिन बाद में वाइब मैच नहीं करती, लेकिन आपको मैच करके रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हुआ तो देखो डाइवोर्स वगैरह जो भी इसीलिए तो हो रही है, इसी वजह से बस दोनों को मिलकर रहना पड़ता है। गलतियां सबसे होती हैं, गलतियों को माफ़ करना आना चाहिए, जो गलतियों को माफ़ कर दे वही सबसे बड़ा इंसान होता है। ठीक है, गलती को माफ़ करना आना चाहिए। उसके बाद देखो विवाह के समय जो भी मिलता था उसे स्त्री धन कहते थे। और ध्यान रखना उस समय ऐसा भी था कि महिला है ना बिल्कुल भी गुप्त रूप से यानी प्राइवेटली या सीक्रेटली कुछ चीज पैसा छुपा कर नहीं रख सकती थी, इकट्ठा नहीं कर सकती थी। अगर ऐसा होता तो उसे दंडित दिया जा सकता था, यानी पनिशेबल था वो। और लेकिन यहाँ पर देखो प्रभावती गुप्त के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। प्रभावती गुप्त में आपको पता ही ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसके अंदर जो है कि इन्होंने जो है गद्दी पर बैठे थे, इन्होंने जमीन का भी अनुदान भरा। ठीक है, ध्यान रखना। अब उसके बाद देखो यहाँ पर देखो ये प्रभावती। अब देखो थोड़ा बहुत जो है वैसे चैप्टर खत्म होने को ही है, लास्ट टॉपिक है ये वाला सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। पहले एक चीज समझो, आपने महाभारत पढ़ी, महाभारत के अंदर आपको पता है दो लोगों के बीच में युद्ध हुआ, कौरव और पांडव। आपको इनमें ये भी पता होना चाहिए जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, बहुपति प्रथा और बहुपति। बहुपति प्रथा का महाभारत में क्या कोई एग्जाम्पल है ऐसा बहुपति प्रथा जिसके बहुत सारे पति, याद आया वही द्रौपदी वाला। तो आपको पता होगा
कि अर्जुन जो है, इसकी कहानी का देखो मैं बताता हूँ आपको क्या था कि ऊपर जैसे पंखा चल रहा है, एक कुछ चीज़ घूमने वाली, और ऊपर जो है मछली को बांध रखा है किसी चीज़ से, तो नीचे पानी रखा है, पानी में देखकर और ऊपर तीर चलाना है उसकी आंख में लगना चाहिए, तो जिसने लगा दिया वो द्रौपदी को जीत कर लेकर जा सकता। तो वो थे अर्जुन, उन्होंने जीत लिया, और पांडव जो है पांचों पांचों चल दिए अपने घर। उनकी माँ का नाम था कुंती। अब वो उस समय जो है ना माँ को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। अब वही गेट उन्होंने खटखटाया कि उन्होंने बोला कि माँ जी हम आपके लिए कुछ लेकर आए। उनकी माँ जो है हमेशा बोलती थी कि भाई मेरे बेटे जो भी चीज़ें हुए खाने पीने कुछ हो के आपस में बांट लेंगे। तो इन्होंने कह दिया कि जो भी लाया उसे आपस में बांट लो। अब भाई कुंती जो थी ना वो आई बाहर, उन्होंने देखा कि अर्जुन तो भाई द्रौपदी को लेकर आए, जीत कर लेकर आए, शादी होगी इनकी। अब वो कहते हैं कि मैंने तो, अरे आप सुगन कर दी, मैंने तो बहुत ही गंदी बात बोल दी, मेरी बात को सीरियस मत लेना। तो पांडव पता क्या है, अरे माँ जी आप घबरा क्यों रहे हो, हम जो है ना, हम आपकी बात को टाल नहीं सकते, आपकी बातें हमारे लिए भगवान के समान है। आपने कहा है ना कि बांट लो, हम बांटेंगे। हम पांचों भाई द्रौपदी को बांट, पांचों भाई शादी करी, तो पांचों भाइयों ने शादी करी थी। यही थी बहुपत्नी प्रथा, मतलब बहुपति प्रथा, यानी एक द्रौपदी के पांच पति। ठीक है, ये बात होगी क्लियर। दूसरा, आपको जो है इसके अंदर एक और याद रखना है, एक कहानी। कौन सी? ये तो थी इसकी, और एक कहानी आपकी इसमें आती है, उसकी नाम क्या था उसका, आपने द्रोणाचार्य की कहानी सुनी होगी। द्रोणाचार्य की कहानी और जैसे पहले के समय जो है ना महाभारत के अंदर कास्ट सिस्टम नहीं था, लेकिन कास्ट सिस्टम को बाद में जोड़ा। जैसे मैंने आपको जो है यहाँ पर पढ़ाया था कास्ट सिस्टम के बारे में, बड़ा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो कास्ट सिस्टम बना, तो आपको लगता है आपने कभी सोचा है कि भाई ये सारी चीज़ें जुड़ी हैं क्या? महाभारत में कहीं इसका कुछ अवशेष यानी सोर्स मिलते हैं? ये देखो मिलते हैं, समझना ध्यान से मेरी। आपने एकलव्य की स्टोरी सुनी? एकलव्य के बारे में जिसने नहीं सुना तो उन्हें मैं बताऊं। एकलव्य ना एक नीची कास्ट के, और उस समय जो अर्जुन थे, अर्जुन की बात करें, जो द्रोणाचार्य का नाम सुना होगा आपने। द्रोणाचार्य जो है ब्राह्मण थे और शिक्षा देते थे। उन्होंने जो है अर्जुन को जो है बचपन में वचन दे रखा था कि मैं तुम्हें जो है ना विश्व का सबसे बड़ा तीरंदाज बनाऊंगा, वचन दे रखा था। तो एक बार जो है उन्हें सिखाने प्रैक्टिस के दौरान जो है अर्जुन को सिखाने के टाइम पर एकलव्य उनके पास आते हैं, कहा कि मुझे भी जो है तीरंदाजी सीख, लेकिन जो है जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने कहा नहीं बेटा आप नहीं सीख सकते, आप जो है नीची कास्ट के हो, निषाद जाति के हो, आपको नहीं सिखाया जा सकता। तो इस तरीके से जो है वो नाराज होकर वहाँ से चले गए। अब क्या था, जो एकलव्य ना उन्होंने पीछे मूर्ति लगा, किसकी? द्रोणाचार्य। उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि द्रोणाचार्य मुझे पीछे से सिखा रहे हैं और मैं तीरंदाजी सीख रहा हूं। तो इस तरीके से उन्होंने जो है तीरंदाजी सीखते चले, और इतने बड़े तीरंदाज बन गए। अर्जुन को भी फील हो, ये बात जब द्रोणाचार्य जी को पता चली ना कि तुम आप इतने बड़े तीरंदाज कैसे बने, इतनी ज्ञान कैसे प्राप्त हो, तो एकलव्य पता है क्या कहा था कि मुझे ना आपने सिखाया। अब द्रोणाचार्य जो कंफ्यूज हो गए, मैंने तो आपको कभी नहीं सिखाया, मैं तो आपके पास आया भी नहीं। तो एकलव्य जो है उन्हें एक्सप्लेन करता है कि ऐसे ऐसे मैंने जो है पीछे मूर्ति रखी आपकी, और उसके बाद जो है मैं सीखता हूँ। अब द्रोणाचार्य कंफ्यूज हो गए, भाई मैंने अर्जुन को तो भी वचन दे रखा है कि भाई इसमें तुमसे बड़ा, विश्व के अंदर कोई बड़ा तुमसे बड़ा तीरंदाज ही नहीं होगा। तो अब इस सिचुएशन पता है क्या करा, क्या करा, बहुत बच्चों को पता। उन्होंने एकलव्य से कहा आप मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दो, गुरु दक्षिणा तो बनती है ना। तो एकलव्य ने सीधा बोला आप जो मांगोगे ना मैं आपको दे दूंगा। तो द्रोणाचार्य ने बोला कि मुझे ना आपका सीधे हाथ का जो अंगूठा है उसे काट कर दे दी। इस तरह एकलव्य एक बड़े तीरंदाज नहीं बन पाए, और अर्जुन जो है तीरंदाजी आगे निकले। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि नीची कास्ट वालों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। समझ आई बात?
और एक जो है मैंने आपको ये बताई थी, ये वाली बहुपति प्रथा वाली, एक ये याद रखना। और उसके बाद जो है बहुपत्नी तो मतलब नॉर्मली आज भी देखते हो आप, है ना, ऐसा तो है नहीं आज नहीं देखने, मुसलमानों में देखने को मिल जाती है, हिंदू में बहुत देखने को मिल जाती है, जिसने दो दो तीन तीन शादी कर रखी। और देखो इसमें एक कहानी है ना, उसकी भी है, हिडिंबा की। हिडिंबा का नाम सुना होगा, एक राक्षसनी थी। हिडिंबा ने पता है उसके जो भाई थे उन्होंने कहा कि बहन पांडवों के पास जाओ और पांडवों को है ना खा जाओ, खत्म कर दो। तो कह रहे ठीक है भैया, मैं तो जा रही हूँ, उन्हें तो आज ही खा जाऊंगी, मैं बहुत भूखी हूँ, खाऊंगी मैं तो वहीं जाकर रहूंगी, अच्छी तरह खाना है मुझे, पका कर खाऊंगी। हिडिंबा निकले उन्हें खाने पांडवों को। अब वहां पर जो है सीधा अपना अपने वेश में नहीं गई, ओ बन करके बिल्कुल सुंदर स्त्री, मेकअप वेकअप करके बढ़िया तरीके से सुंदर बनकर पांडवों के सामने पहुंची। पांडवों के सामने पहुंचने के बाद सबसे पहले भीम ने देखा उसे। भीम तो हमारा लट्टू हो गया उसे देखकर। कह रहे ये तो मेरी है। अब जो है भीम उसके पास बातचीत कर, लेकिन भीम को ही प्यार नहीं हुआ उससे, उस हिडिंबा को भी भीम से प्यार हो गया। अब जो है दोनों को प्यार हुआ, उनकी शादी भी हो गई आगे चलकर, उनका बच्चा भी हुआ जिसका नाम घटोत्कच था। तो इस तरीके से पता चलता है कि कभी कभार जो है ना, ये क्या कहा गया था वर्ण व्यवस्था में कि आपकी जो कर्म है उन्हीं के आधार पे आपकी जाति तय करी गई है। लेकिन यहाँ पर कहा गया आपका जो कर्म है उसे नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन देखो हिडिंबा ने अपने कर्म तोड़कर दिखा, बदल गया वो सब कुछ। हिडिंबा ने अपने कर्म तोड़ दिए और उसके बाद जो है उसका ट्रांजिशन हो गया अदर कास्ट। तो यानी कि कहीं ना कहीं आप देखोगे जो हमारे महाभारत में लिखा है कुछ चीज़ें बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड बनाती हैं कि क्या सच है क्या झूठ है, इसलिए तो इसका जो है क्रिटिकल एडिशन तैयार करा है। ठीक है, ध्यान रखना। और भीम को जो है ना बाद में पता चल गया था कि ये राक्षस नहीं है, हमें खाने आई थी, लेकिन अब तो वही प्रेम कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, प्यार क्या होता है भूल गया मुझे, आप बता दें। और इस तरीके से ये कहानी थी, एक कहानी आपको ये याद रखनी। ये जो है ना आपके वो होते हैं ना पैसेज पैसेज बेस में बन जाती है स्टोरी। एक स्टोरी जो है आपकी इसके अंदर है उसकी क्या नाम है उसका, मांडव्य कुमार। मांडव्य कुमार का नाम सुना होगा। देखो मांडव्य कुमार इनका जब जन्म हुआ था ना, इनके पिता जो है इनको मतलब घर बार सब कुछ त्याग करके एक जो है सन्यासी साधु बन गए थे, घर बार सब कुछ त्याग दिया था। तो मांडव कुमार के पिता ने, तो अब जब सन्यासी बन गए थे, मांडव कुमार भी बड़ा हो गया था, इसने मतलब चारों वेद पढ़ रखे थे, चारों वेदों की ज्ञान था इसके पास। तो इतना ज्ञान हो गया उसके बाद जो है ना, आप यकीन नहीं करोगे, बताया गया सोर्सेस के अकॉर्डिंग 16,000 ब्राह्मण को एक दिन में भोजन करना था। एक बार जो है ना इसके दरबार में एक फटे पुराने कपड़ों में एक साधु था, उसने कहा कि मुझे जो है ना खाने के लिए। फिर मांडव कुमार ने तो उसे क्या समझा, एक नीचे कास्ट का होगा, क्या खिलाएं भाई इसे, है ना, उसे तो टच करना भी बुरा मानते थे ब्राह्मण वगैरह। तो उसे जो है मतलब भगा दिया, निकल यहाँ से। अब क्या हुआ, इसकी आहट है ना, आहट मांडव कुमार की जो माँ थी उन्हें पता चला, क्योंकि उनके तो हस्बैंड थे, क्योंकि आपको भी नहीं पता जो आया था ना जैसे भगा कर निकाला कि निकल यहाँ से, वो मांडव कुमार का पिता था। लेकिन ये बात है ना, आहट थोड़ी बहुत हुई थी उसकी माँ को, जब वो बाहर आई तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। लेकिन एहसास हुआ था कि इनके पिता हैं, तब उन्हें मांडव कुमार को पता चला कि वो मेरे पिता थे। लेकिन आपको इस स्टोरी से क्या मोरल पता चलता है, असली बात ये है कि देख, आप कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन अगर आप बड़ों की इज्जत नहीं करते, बड़ों की इज्जत नहीं करते, अपने गुरु की इज्जत नहीं करते, तो आपकी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं रहता। ये बात याद रखना भी है, ठीक है। तो ये कुछ 3 स्टोरी बताई है मैंने, जिनके ब्याह पर जो है आपके इसमें पैसेज वगैरह बन जाते हैं, वो भी याद रखना, जिनके टॉपिक पर ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो देखो एक सामाजिक अनुबंध के बारे में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और समझते हैं। बौद्ध धर्म की अवधारणा कंसेप्ट ऑफ बोधिज्म, इस समय ये देखने को मिला।
सूत पिटक यानी आपको पता है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। इसमें जो है मिथ वगैरह लिखे हुए हैं कुछ, जिस बारे में जो है लोग सोचते थे ऐसा होगा वैसा होगा, पर वैसा नहीं है। लोग कहते थे भाई हमारा जो पुनर्जन्म होता है, रीबर्थ होता है, वो हमारे कर्मों पर आधारित होता है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले के समय लोग जो है उतना ही संसाधन लेते थे जितनी आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा थोड़ी है, लोग तो लालची होते चले गए, आज भी लालची है। वे लालची तो सबसे बड़ा है जिसकी वजह से उनके अंदर दुख भरी पड़े हैं। ये चैप्टर पूरा जो है वो धर्म का, अगले चैप्टर में पड़ेगी, इसलिए घबराना मत। तो लालची हुआ और बुराइयां फैलने लगी, उन्होंने चुना जो अच्छे व्यवहार को नियंत्रित करे और बुरे व्यवहार को सजा दे। तो ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसा चुनना चाहिए जो अच्छे व्यवहार को हम कंट्रोल कर सकें, बुरे व्यवहार को उसे हम सजा दें या उसे खत्म कर दें। इस कार्य के लिए जो चावल का अंश देने और उसे समर्थन देने की व्यवस्था की गई, मतलब चावल का दान करना, ठीक है, चढ़ावा वगैरह जो है, ऐसी चीजें थी इसमें शामिल करी गई थी। तो राजा जो है मतलब इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए टैक्स दिया जाता था, मतलब ये सब बना रहे, ठीक है, ताकि लोग जो है लालची ना हो जाए, मतलब दान वगैरह देते रहे, चावल वगैरह, लालची ना हो जाए कि लालच ऊपर से बेचे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है, मतलब हर चीज़ें जो है सब लिमिटेड कर दी गई थी ताकि लालच को कंट्रोल किया जा सके। इसी व्यवस्था को राजा ने जो है टैक्स सिस्टम दिया था। यदि व्यवस्था को बनाए रखने में असफल होता तो उसे बदला भी जा सकता था, अगर ये अनसक्सेस हुआ ना तो बदल भी सकते। बाकी देखो चैप्टर अच्छी तरह तैयार होंगे, आप इसको 2x स्पीड पे अगर देखोगे, ठीक है, रिवीजन भी आपकी फास्ट होगी, इसमें से वन शॉट में पूरा तैयार है। और इससे बाहर देखो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। टेलीग्राम पर इसकी जो है पूरा पीडीएफ में डाल दूंगा। साथ में आपको कोई भी क्वेरी है या फिर आपके कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आप जो है मेरे इंस्टाग्राम पर जाना, आईडी पर माइंडलिव सर्चिंग, वहाँ पर जो है मुझे मैसेज डाल देना, मैं आपका उसका सॉल्यूशन करके जरूर दूंगा, ठीक है। बाकी आपके कोई भी डाउट रहेंगे तो आप जो है कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इसी के साथ जो है वीडियो हमारी खत्म होती है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।